नमस्कार साथियों, मैं पवन जांगीड़ आपका उत्कर्ष में तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी विद्यार्थी स्वस्थ, मस्त, जबरदस्त और शानदार होंगे। तो साथियों, मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं आप सभी के प्यारे विज्ञान विषय के 7 चैप्टर को लेकर, जिसका नाम रहने वाला है गति एवं दूरियों का मापन। तो कक्षा 6 की हम बात कर रहे हैं और विज्ञान विषय के चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम गति एवं दूरियों का मापन। स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो देखिए बेटा, लास्ट टर्न पर जो हमने डिस्कस कर दिया था वो हमने ये डिस्कस कर लिया था कि किस प्रकार से हमें मापन करते समय सावधानियों का ध्यान रखना है और उन सावधानियों का ध्यान रखकर आप एकदम शुद्ध रूप से, परिशुद्ध रूप से मापन कर सकते हैं। आज की इस क्लास के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसी भी वक्र रेखा की लंबाई का मापन कैसे किया जाता है। वक्र रेखा, अगर आपको आइडिया नहीं हो तो एक बार बता देता हूं। ऐसी रेखा जो कि सरल रेखा नहीं है। सरल रेखा नहीं है मतलब उसके अंदर कर्व्स होंगे, वो एकदम सीधी रेखा नहीं होगी, कुछ इस प्रकार से टेढ़ी मेढ़ी होने वाली है। हालांकि रेखा तो नहीं है क्योंकि बीच में डॉट डॉट है। तो इस प्रकार से टेढ़ी मेढ़ी रेखा अगर आपको कोई दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि इसकी आपको लंबाई को मापना है, तो आप किस प्रकार से माप सकते हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही सिंपल टास्क है, एक बहुत ईजी काम है। देखिए, इस चीज को करने के लिए आपको सिंपल सा एक स्केल चाहिए और स्केल के साथ साथ एक डोरी या धागा चाहिए। ठीक है, डोरी या धागे की आवश्यकता पड़ेगी और इसके साथ साथ एक स्केल। करना क्या है, आपको सिंपल सा काम ये करना है कि जैसे ये एक वक्र रेखा है, ठीक है, ये क्या है, एक वक्र रेखा है। इस बिंदु को नाम मैंने दे दिया है बिंदु ए और इस बिंदु को नाम दिया मैंने बिंदु बी और अब मुझे इसकी लंबाई को मापना है। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहला एक धागा लेना। धागा जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां पर धागे के ऊपर एक गांठ लगा देना। यहां पर धागे पर मैंने क्या लगा दी, एक गांठ लगा दी है। गांठ लगाने के बाद अब मेरा काम क्या रहेगा, इस गांठ वाले हिस्से को मैं इस बिंदु ए पर रखूंगा। बिंदु ए पर रखूंगा और यहां पर एक अंगूठा रख दूंगा। ठीक है, और दूसरे हाथ की सहायता से इस धागे को या डोरी को थोड़ा सा आगे ले जाकर यहां तक मैंने क्या कर दिया, फैला दिया एकदम कसकर। इस वक्र रेखा की लंबाई की दिशा में, इस वक्र रेखा की लंबाई के अनुदिश मैंने इस धागे को फैलाया है, फैला दिया। अब करना मुझे यह है कि बिंदु ए पर जो मैंने अंगूठा रखा हुआ था डोरी के ऊपर या धागे के ऊपर, उस अंगूठे को हटा लेना है। उस अंगूठे को हटाकर मुझे अब इस बिंदु पर अंगूठा रखना है और धागे को थोड़ा और आगे तक यहां तक फैला देना है। यहां तक फैला दिया। अब यहां से अंगूठा हटाकर वापस यहां रखना, फिर यहां से डोरी को थोड़ा और आगे तक यहां तक फैला देना। फैला दिया पूरा कसकर, ऐसे नहीं लूज रखा हुआ है डोरी को, नहीं, एकदम टाइट, इसकी लंबाई की दिशा में बिल्कुल टाइट आपको धागे को या डोरी को पकड़ना है। फिर यहां तक फैलाने के बाद थोड़ा और आगे ले जाएंगे और यहां पर यह वक्र रेखा खत्म हो रही है, यहां तक इस डोरी को पूरा फैला देंगे। डोरी को पूरा फैला दिया। अब बिंदु बी आ चुका है और बिंदु बी आते ही आपको वहां पर रुक जाना है और बिंदु बी के ऊपर जो धागा जहां पर रुक गया है वहां पर एक गांठ लगा देनी है, वहां पर एक और गांठ लगा देनी है। ठीक है, इस प्रकार से ये साथियों क्या हो चुका है, ये साथियों यहां पर इस वक्र रेखा की लंबाई आपको मिल जाएगी। इस वक्र रेखा की लंबाई आपको मिल जाने वाली है। कैसे मिलेगी, अब ये जो डोरी की लंबाई है, इस डोरी की लंबाई को आप एक स्केल की सहायता से माप लीजिए। जब आप स्केल की सहायता से इस डोरी की लंबाई को माप लेंगे तो आपको इस वक्र रेखा की लंबाई भी मिल जाएगी। ठीक है, मतलब आप सीधा स्केल का यूज करके इस वक्र रेखा की लंबाई को नहीं माप सकते हैं। इस वक्र रेखा की लंबाई को मापने के लिए आप यहां पर एक डोरी का यूज करेंगे। डोरी को धीरे धीरे आगे फैलाते जाएंगे और जितनी डोरी की लंबाई बिंदु ए से बी तक आएगी, ठीक उतनी ही लंबाई इस वक्र रेखा की होने वाली है। इसलिए उस डोरी की लंबाई को स्केल के ऊपर रखकर माप लेंगे तो जितनी उस डोरी की लंबाई होगी उतनी ही वक्र रेखा की लंबाई होने वाली है। बहुत सिंपल टास्क है, बहुत इजी काम है जो आप आसानी से घर पर कर सकते हैं। इसके अंदर ज़्यादा आपको किसी चीज़ की तकलीफ होगी नहीं क्योंकि स्केल भी आपके घर पर आसानी से मिल जाएगा और स्केल के साथ साथ डोरी या धागा भी आपके घर पर आसानी से मिल जाने वाला है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे हम बात करने वाले नेक्स्ट पॉइंट, हमारे चारों ओर की गतिशील वस्तुएं। देखिए, यहां पर मेरे दिमाग में दो सवाल आएंगे कि गतिशील किसे कहा जाता है, विराम अवस्था किसे कहा जाता है। देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूं, यदि
कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन ना करे। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में कोई चेंज नहीं ला रही है, अर्थात वह वस्तु विराम अवस्था में होगी। किस अवस्था में होगी? विराम अवस्था में होगी। लेकिन यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी जगह को, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, समय के साथ अपनी स्थिति को बदल रही है, इसका मतलब वह वस्तु गतिशील अवस्था में होगी, विराम अवस्था में नहीं होगी। तो आप ये भी पॉइंट यहां पर लिखें, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है तो ऐसी वस्तु को गतिशील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गतिशील कहा जाता है। ओके, बहुत बढ़िया। यहां तक की बात करने के बाद अब जो मैं आगे बात करने वाला हूं वो अपना बिंदु रहने वाला है कि गति के कितने प्रकार होने वाले हैं। तो गति के मेन प्रकार होने वाले हैं 4। कक्षा 6 के अंदर आप गति के 4 प्रकार पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो है साथियों वो रहने वाला है क्या, यहां पर हेडिंग लगा देता हूं, गति के प्रकार। तो आप 4 प्रकार की गति पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज सरल रेखीय गति, सेकंड हो जाएगा वर्तुल गति, थर्ड हो जाएगा घूर्णन गति, और फोर्थ हो जाएगा क्या, आवर्ती गति। ये 4 प्रकार आप इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। 4 मेन प्रकार हैं जो आप यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अंग्रेजी में इसे क्या कहा जाएगा? सरल रेखीय गति को अंग्रेजी में कहा जाता है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन। वर्तुल गति को कहा जाएगा सर्कुलर मोशन। घूर्णन गति को कहा जाएगा रोटेशनल मोशन, और आवर्ती गति को कहा जाएगा पीरियोडिक मोशन। ओके, स्टार्ट करते हैं हमारे गति के पहले प्रकार के साथ, जिसका नाम रहने वाला है सरल रेखीय गति। तो इसका सिंपल सा मतलब ये होने वाला है, किसी भी सरल रेखा में, किसी सीधी रेखा में होने वाली गति को ही सरल रेखीय गति कहा जाता है। चाहे वो सीधी सड़क पर एक वाहन की गति हो, चाहे वो सिपाहियों के मार्च पास्ट की गति हो, चाहे वो ऊंचाई से गिराए गए एक पत्थर की गति हो,
इन सभी उदाहरणों के अंदर आप देख सकते हैं कि वस्तु हमेशा एक सीधी रेखा में गति करती है, एक सरल रेखा में गति करती है, और इसी प्रकार की गति को हम सरल रेखीय गति के नाम से जानते हैं। सो आप यहां पर पॉइंट लिखेंगे। किसी सरल रेखा की अनुदिश होने वाली वस्तु की गति को सरल रेखीय गति कहा जाता है। और आप इसके उदाहरण भी बिल्कुल स्पष्ट लिख दीजिए साथ साथ में। सीधी सड़क पर वाहन की गति, पहला पॉइंट ये। सेकंड पॉइंट, ऊंचाई से गिराए गए पत्थर की गति, और लास्ट अंतिम पॉइंट जो आप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? सिपाहियों के मार्च पास्ट की गति, सिपाहियों के मार्च पास्ट की गति। ये तीनों उदाहरण सरल रेखीय गति के होने वाले हैं या सीधी रेखा के अनुदिश होने वाली वस्तु की गति के उदाहरण हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं यहां पर नेक्स्ट जो गति का प्रकार होने वाला है वो क्या होने वाला है? वर्तुल गति। और वर्तुल गति को हम सर्कुलर मोशन भी कहते हैं, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। वर्तुल गति का सिंपल सा मतलब यह है कि किसी भी बिंदु के चारों ओर होने वाली वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? वर्तुल गति कहा जाता है। जैसे अगर मैंने यहां पर कोई बिंदु लगा दिया, जैसे यहां पर मैंने कोई बिंदु लगा दिया, और इस बिंदु के चारों ओर अगर कोई वस्तु ऐसे चक्कर लगा रही है, घूम रही है, तो इस प्रकार की गति को हम किस नाम से जानते हैं? वर्तुल गति के नाम से जानते हैं। और हमेशा ध्यान रखना कि वर्तुल गति जब होगी तो बिंदु से वस्तु की दूरी हमेशा सेम होने वाली है। जहां पर भी रहेगी वस्तु हमेशा उस बिंदु से सेम दूरी पर रहेगी, चाहे जहां स्टार्ट कर रही है चाहे कहीं पर एंड कर रही है, दोनों जगह। सो आप ये चीज यहां पर लिखें। किसी बिंदु के चारों ओर होने वाली वस्तु की गति को वर्तुल गति कहा जाता है। वर्तुल गति कहा जाता है। और अब आप लिखेंगे इसका उदाहरण। उदाहरण में आपको सिंपल सा पॉइंट ये लिखना है कि अगर मैं पंखे की किसी पंखुड़ी के ऊपर एक निशान लगा देता हूं और पंखा जब ऑन करता हूं तो वो निशान देखना हमेशा चारों ओर ऐसे घूमेगा, तो वो साथियों क्या हो जाएगा? वर्तुल गति का ही उदाहरण हो जाएगा, वर्तुल गति का ही एग्जाम्पल हो जाएगा। सो आप ये चीज यहां पर लिखें। उदाहरण में पंखे की
पंखुड़ी पर लगाए गए किसी चिन्ह की पंखा चालू करने पर होने वाली गति इसी कहा जाएगा वर्तुल गति। सेम ऐसा ही घड़ी की सुइयों के साथ होता है, वो हमेशा ऐसे चारों तरफ घूमती रहती हैं। तो ये भी साथियों किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? वर्तुल गति का ही एग्जाम्पल या उदाहरण होने वाला है। सो आप ये भी चीज यहां पर लिख सकते हैं। घड़ी की सुइयों में होने वाली गति, इसको भी साथियों क्या कहा जाता है? इसको भी यहां पर हम वर्तुल गति में शामिल कर सकते हैं बिना किसी डर के साथ। अब नेक्स्ट हम प्रकार पढ़ने वाले हैं घूर्णन गति। कि घूर्णन गति या रोटेशनल मोशन किसे कहा जाता है? अगेन ये बहुत ही सिंपल परिभाषा इसकी भी रहने वाली है। बहुत सिंपल सी इसकी परिभाषा बता देता हूं। घूर्णन गति की मैं बात करता हूं तो इसका अर्थ यह है यदि कोई वस्तु अपने स्थान पर ही रहकर ऐसे घूमने लग जाए, इसे घूर्णन गति कहा जाता है। जैसे बॉटल है, मेरे हाथ में बॉटल है, इसको मैंने यहां पर रखा और इसी पॉइंट पर मैं लगातार घुमा रहा हूं, तो इस प्रकार की गति को हम क्या कह सकते हैं? घूर्णन गति कह सकते हैं। ठीक है, सो आप ये पॉइंट भी यहां पर लिखेंगे बिना किसी डर के साथ कि किसी निश्चित बिंदु पर रहकर वस्तु का घूमना घूर्णन गति कहलाता है। घूर्णन गति कहलाता है कि एक फिक्स बिंदु पर रहकर वस्तु लगातार घूमती रहती है, गति करती रहती है, इसे घूर्णन गति कहा जाता है। जैसे कि पंखा जो होता है अपने स्थान पर ही रहता है, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है, पंखा अपने स्थान पर ही रहकर लगातार घूमता रहता है और इसे साथियों क्या कहा जाता है? घूर्णन गति कहा जा सकता है। तो आप इसके उदाहरण में ये चीज लिख सकते हैं। पंखा चालू करने पर उसका अपने स्थान पर रहकर लगातार घूमना। ओके, ये हुआ पॉइंट अपना कंप्लीट। अब इसके बाद हम जो गति का लास्ट प्रकार पढ़ने वाले हैं उसका नाम रहने वाला है क्या? आवर्ती गति, जिसको पीरियोडिक मोशन भी कहा जाता है। जैसे मैं अभी यहां पर खड़ा हूं, मैं लेफ्ट की तरफ आया, अगेन मैं राइट की तरफ आया, फिर मैं लेफ्ट की तरफ आया, फिर मैं राइट की तरफ आया। यदि कोई वस्तु इस प्रकार से बार बार अपनी गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को आवर्ती गति के नाम से जाना जाता है। किसी भी वस्तु के अंदर होने वाली गति को अगर बार बार रिपीट किया जा रहा है या कि कोई भी वस्तु अपने अंदर होने वाली गति को बार बार रिपीट कर रही है तो इस प्रकार की गति को आप आवर्ती गति बोल सकते हैं या पीरियोडिक मोशन बोल सकते हैं। इसको दोलन गति के नाम से भी जाना जाता है कई जगह पर। तो आप ये लिखें, किसी वस्तु द्वारा अपनी
गति को बार बार दोहराना आवर्ती गति कहलाता है। आवर्ती गति कहलाता है। चाहे वो पेड़ की पत्तियों और शाखाओं का हवा से बार बार हिलना, तो ये आप उदाहरण में लिखें, पेड़ की पत्तियों और शाखाओं का हवा से हिलना, ये आवर्ती गति है। पेड़ की पत्तियों और शाखाओं का हवा से हिलना। एक तो ये मैंने एग्जांपल लिखा, और भी मैं एग्जांपल लिख देता हूं। झूला झूलते हुए बच्चे की गति। झूला झूलते हुए बच्चे की गति, ये भी आवर्ती गति हो जाएगा। और इसके अलावा जैसे तबला बजाएंगे तो उसकी झिल्ली में जो गति होगी वो भी साथियों यहां पर आवर्ती गति ही होने वाली है। तबला बजाने पर उसकी झिल्ली में होने वाली गति, उसकी झिल्ली में होने वाली गति, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और भी मैं आपको उदाहरण बता सकता हूं, जैसे सितार या गिटार, इन सबको बजाया जाता है तो इनकी तार में जो कंपन होता है वो भी साथियों आवर्ती गति ही होने वाला है। तो आप लिख देंगे सितार को बजाने पर उसके तार की गति या उसके तारों की गति। और लास्ट में एक और एग्जांपल लिखवा देता हूं, घड़ी के पेंडुलम के अंदर जो गति होती है वो भी सेम ऐसी ही होती है। तो आप लिखेंगे घड़ी के पेंडुलम की गति। ओके, बहुत बढ़िया। यहां तक का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसके आगे बात करना चाहूंगा। कई बार साथियों ऐसा भी होता है कि आपको किसी वस्तु के अंदर जो गति हो रही है तो उसके अंदर जरूर नहीं एक ही प्रकार की गति देखने को मिले, आपको गति के एक से अधिक प्रकार भी देखने को मिल सकती है। जैसे मैं पृथ्वी की बात करता हूं, पृथ्वी अपने स्थान पर ही रहकर घूमती है तो वो घूर्णन गति हो जाएगा। लेकिन पृथ्वी जो होती है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी करती है तो वो वर्तुल गति हो जाएगा। अपने स्थान पर रहकर घूमना घूर्णन गति, और पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमा करना वर्तुल गति। क्या कह रहा हूं, अगेन रिपीट कर रहा हूं कि पृथ्वी अपने स्थान पर ही रहकर घूमती है, इसे घूर्णन गति कहा जाएगा। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, इसे वर्तुल गति कहा जाएगा। यानी जब वो अपने स्थान पर रहकर घूम रही है रोटेशनल मोशन, और जब वो सूर्य के चारों ओर सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही है तो उसको सर्कुलर मोशन कहा जाएगा। एक ही समय में एक ही वस्तु के अंदर एक से अधिक भी गति के प्रकार आपको देखने को मिल सकते हैं। ये आई बात समझ में सभी लोगों को? यानी एक ही वस्तु के अंदर गति का एक ही प्रकार देखने को मिले ऐसा जरूरी नहीं होता है। मैं एक और भी आपको उदाहरण बता सकता हूं। जैसे एक गेंद जो है वो लुढ़कते हुए जा रही है, लुढ़कते हुए जा रही है तो वो घूर्णन गति भी कर रही है, वो सरल रेखीय गति भी कर रही है। और कई बार एक वस्तु के अंदर अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग गति भी आपको देखने को मिल सकती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जब आप सिलाई मशीन से कपड़े सिलते हैं तो उसका पहिया जो होता है वो घूमता है, वो घूर्णन गति कर रहा है।
लेकिन इसकी सुई जो होती है वो नीचे जाती है, फिर ऊपर की तरफ आती है, फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर की तरफ आती है, तो वो आवर्ती गति हो जाएगा। यानी मशीन का एक पार्ट तो क्या कर रहा है, मशीन का एक पार्ट घूर्णन गति कर रहा है और दूसरा पार्ट जो है वो आवर्ती गति कर रहा है। तो इस प्रकार से आपको गति के एक से अधिक प्रकार भी वस्तुओं के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब वो जरूरी नहीं है कि पूरी वस्तु के अंदर ही हो, वो हो सकता है उसके किसी पार्ट के अंदर भी हो सकता है गति हो। ठीक है, तो ये आज हमने चीजें पढ़ी है साथियों। एक बार मैं क्विक आपको रिवीजन दे देता हूं ताकि आपको चीजें ध्यान रहे, ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। फटाफट से बिना किसी देरी के साथ अपन रिवीजन भी कर लेते हैं। ये सब चीजें मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। यस, किसी वक्र रेखा की लंबाई को मापना है, कैसे मापेंगे? सिंपल सा काम, डोरी लेना, स्केल लेना, डोरी को आप उस वक्र रेखा की लंबाई की दिशा में बार बार फैलाते जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा जब वक्र रेखा खत्म हो जाएगी, धागे पर गांठ लगा देना, धागे की लंबाई को स्केल की सहायता से चेक कर लेना। जितनी धागे की लंबाई होगी उतने स्केल आपको लंबाई बता देगा और वही उस वक्र रेखा की लंबाई हो जाएगी। नेक्स्ट हमने बात की है किसके बारे में? नेक्स्ट हमने बात की है यहाँ पर गति के प्रकार के बारे में, जो अगेन मैंने आपको 4 टाइप्स के यहाँ पर मोशन बताए हैं। फर्स्ट आपको बताया रेक्टिलिनियर मोशन, सेकंड है सर्कुलर मोशन, देन रोटेशनल मोशन, देन पीरियोडिक मोशन। हिंदी में कहीं तो सरल रेखीय गति, वर्तुल घूर्णन गति और आवर्ती गति। ठीक है, सरल रेखीय गति के अंदर वस्तु हमेशा एक सीधी रेखा में गति करती है, चाहे वो सिपाहियों के मार्च पास्ट की गति हो, चाहे वो सीधी सड़क पर चलने वाली वाहन की गति हो, चाहे वो ऊंचाई से हम पत्थर गिरा रहे हैं उसके अंदर होने वाली गति हो। वर्तुल गति के अंदर कोई भी वस्तु जो होती है किसी बिंदु के पारितः, मतलब उस बिंदु के चारों ओर एक फिक्स पाथ पर क्या करती है, चक्कर लगाती है, परिक्रमा करती है। यानी मैं कह सकता हूं कि वस्तु और उस केंद्र के बीच की दूरी हमेशा सेम रहने वाली है और इस प्रकार की गति को आप वर्तुल गति के नाम से जानते हैं। घूर्णन गति के अंदर होता क्या है कि वस्तु एक ही स्थान पर रहकर लगातार घूमती है, तो इसको क्या कहा जाएगा? घूर्णन गति कहा जाएगा। और आवर्ती गति के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि वस्तु जो होती है वो बार बार अपने मोशन को, गति को रिपीट करती है। अब वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। चैप्टर की स्टार्टिंग से बात करते तो एक एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा हल्का से याद दिला देता हूँ। पहले मैंने आपको सबसे पहले बताया था यातायात की कहानी के बारे में कि आज के समय के अंदर जो आप यातायात के साधन देख रहे हैं, वर्तमान समय के अंदर यातायात के साधन क्या पहले भी ऐसे हुआ करते थे? नहीं। हमने देखा कि यातायात के साधनों का किस प्रकार से विकास हुआ। पहले आदमी खुद जाता था सामान लेकर या मनुष्य स्वयं जाता था, फिर जानवरों की हेल्प लेना स्टार्ट किया, फिर पहिए का आविष्कार हुआ, फिर पशुओं से गाड़ियाँ खींची जाने लगी, फिर भाप इंजन का आविष्कार हुआ और इस प्रकार से धीरे धीरे ऑटोमेटिक गाड़ियाँ आई, फिर वायुयान बने। ये ऐसे डेवलपमेंट चलता गया। फिर हमने बात की कि मापन जो होता है किस प्रकार से किया जाता है, कि कई बार हम पुराने समय से बात करते हैं तो मापन के पुराने तरीके यूज़ कर रहे हैं, जो कि गलत है, क्योंकि सभी का मापन के अंदर जो रिजल्ट आएगा वो अलग अलग होने वाला है। तो उन मात्रकों को रिप्लेस करके आज के समय के अंदर हम किस प्रकार से नए मापन के मात्रकों का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें फ्रांसीसियों ने अपना योगदान दिया, मीटरी पद्धति के बारे में बताया। ये सब चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की। और लास्ट में जाते जाते हमने डिस्कस किया था कि कई बार मापन के लिए हम सही मात्रक भी यूज़ करते तो भी सबके आंसर सेम नहीं आते हैं। तो वो हो सकता है कि हमने मापन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि रखी हुई हो या असावधानी रखी हो, जिसकी वजह से वो आंसर आपका गलत आ जाए। तो कैसे भाई स्केल को रखना है, कैसे स्केल को यूज़ करना है, वो सब मैंने आपको चीज़ें क्लियर कर दी। और ये भी मैंने आपको बताया था कि मापन करने के लिए ज़रूर नहीं कि हर बार सभी चीज़ों के अंदर सेम आप मापक युक्ति का उपयोग करें। कई बार छोटे स्केल का यूज़ करना पड़ सकता है, कई बार मीटर छड़ का यूज़ करना पड़ सकता है, कई बार आपको मापक फीते का उपयोग करना पड़ सकता है। तो अलग अलग प्रकार के यहाँ पर मापक युक्तियों का उपयोग किया जाता है। मापन करना ज़रूरी क्यों हो जाता है? क्योंकि कई बार इंसान कौन सी चीज़ का कितना उपयोग करना चाहते हैं, उस चीज़ को मापने के लिए मापन करना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो साथियों ये आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थी हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, जुड़े रहें उत्कर्ष परिवार के साथ। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।